हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है सीबीएसई ने टर्म 2 के लिए, उसे हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें। भले ही आपने सिलेबस ख़त्म किया है या फिर नहीं किया है, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। टर्म 2 के लिए साइंस का सैम्पल पेपर है ये फॉर द सेशन 2021-22। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स देख लीजिए। 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका और टाइम मिलेंगे आपको 2 घंटे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है। इसमें 3 सेक्शन है और टोटल 15 क्वेश्चंस है। आपको एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन मिलेंगे, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। सेक्शन ए रहेगा आपका 7 क्वेश्चंस का 2-2 मार्क्स करके, हो गया 14 मार्क्स। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 मार्क्स करके, हो गया आपका 18 मार्क्स। ठीक है, और सेक्शन सी रहेगा 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस 4-4 मार्क्स करके, तो 8 सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 40 मार्क्स। ठीक है, और कहीं कहीं पर इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया गया है, तो उसमें से कोई भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया गया है PQRS का। ठीक है, क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है कि आइडेंटिफाई विच एलिमेंट या फिर एलिमेंट्स विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विथ कार्बन। इनमें से कौन सा एलिमेंट कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड जनरली कौन बनाता है, 2 नॉन मेटल के बीच बनता है। कार्बन एक नॉन मेटल है और इसमें से आप कोई भी नॉन मेटल चुनिए। नॉन मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, उनको नॉन मेटल बोला जाता है। इसका आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये एक नॉन मेटल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो P जो है वो कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। और कौन है, क्या ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक लूज़ करके अपना ऑक्टेट फुल करेगा। ठीक है, तो ये तो मेटल हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ पे 7 है, ये एक लेके खुश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे R जो है ये भी एक नॉन मेटल है, यानी R भी कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। बातें घड़ी को समझ रहे हैं। और इसका आउटर मोस्ट शेल पहले से फिल है, तो ये इनर्ट गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे P और R जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे कार्बन के साथ। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड 2 नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। तो यहाँ पे A का आंसर क्या हो जाएगा, P एंड R। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है कि कार्बन रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड, गिव सुटेबल रीजन। कार्बन किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। मतलब पूछा जा रहा है कि कार्बन इतना सारा कंपाउंड जो बना पाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ऐसा क्या बात है कार्बन में। तो हमें पता है कि कार्बन में 2 ऐसा प्रॉपर्टी है जिस वजह से वो इतना सारा कंपाउंड बना पाता है। सबसे पहला है कैटिनेशन, मतलब वो बहुत लंबा लंबा चेन बना सकता है कार्बन एटम्स के साथ। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, टेट्रावैलेंसी, 4 उसका वैलेंसी है, मतलब 4 एलिमेंट्स के साथ वो जुड़ सकता है। ठीक है, तो यही 2 रीज़न आपको यहाँ पे देना है। तो ये देखिए, इन सीबीएसई ने जो मार्किंग स्कीम लॉन्च किया है उसमें ऐसे आंसर दिया है। पहला का आंसर P और R और दूसरा का आंसर टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, और ये आपको एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 62 में मिल जाएगा। यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी का बारे में मेंशन है। सबसे पहला कैटिनेशन इधर कहीं लिखा हुआ है, टेट्रावैलेंसी इसमें कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है कि द डायग्राम बिलो शोज पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल का कोई पार्ट है ये। विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स। अभी हमने देखा था कि कोवैलेंट कंपाउंड्स नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। ठीक है, तो W, Y और Z में से बताइए कौन नॉन मेटल है। तो इस साइड वाले नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, तो कौन से एलिमेंट कोवैलेंट कंपाउंड बनाएंगे, तो Z और Y कोवैलेंट कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो एक आंसर हो गया। बी देखिए, बी में पूछा है कि बिटवीन 2 एलिमेंट्स W एंड Z, W और Z में से विच विल हैव अ बिगर एटॉमिक रेडियस। किसका एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा और क्यों। तो बताइए किसका ज़्यादा होगा, तो W का ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है W का Z के कंपैरिजन में। तो आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है, Y एंड Z, और B का है W बिगर है
क्योंकि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, इतना सा लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। पहले में लिखा है कि ट्रेस द पाथ अ मेल गैमेट टेक्स टू फर्टिलाइज अ फीमेल गैमेट आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम द पेनिस। पेनिस से मेल गैमेट जो स्पर्म है वो कहाँ से गुजरता है, ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुँचने के लिए। तो हमें पता है सबसे पहले वजाइना में जाएगा, फिर वजाइना से होते हुए कहाँ जाएगा, वो यूटेरस में जाएगा, और फिर यूटेरस से होते हुए फाइनली कहाँ वो फीमेल गैमेट से मिलता है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, वहाँ पे, या फिर ओविडक्ट वहाँ पे मिल जाएगा। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, सबसे पहले वजाइना, उसके बाद यूटेरस में जाता है, उसके बाद ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है। इतना सा लिख देना है। डिटेल आंसर यहाँ पे लिया हुआ है। ऑल्टरनेटली आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे आप सिर्फ वजाइना लिख रहे हैं, उसके लिए हाफ मार्क्स, यूटेरस लिख रहे हैं उसके लिए हाफ मार्क्स, फैलोपियन ट्यूब लिख रहे हैं उसके लिए हाफ मार्क्स, ठीक है। ऐसे करके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है कि स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ जाइगोट। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तब जाइगोट बनता है। इसमें कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है? तो मेल गैमेट में एक सेट आता है और फीमेल गैमेट में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो जाइगोट में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है यहाँ पे, ठीक है। 2n भी लिख सकते हैं या फिर 2 सेट, कैसे भी लिख सकते हैं। तो जाइगोट हैज़ 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, इतना लिख देंगे तो भी हाफ मार्क्स मिल जाएगा, या फिर आप सिर्फ 2n भी लिखते हैं तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई यहाँ पे n या फिर 3n लिखता है तो मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ये डायग्राम ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4, राजेश ऑब्जर्व्ड अ पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन अ स्टेल पीस ऑफ ब्रेड। ब्रेड देखते ही आपके मन में एक ख्याल आ गया होगा कि ये किसका बात किया जा रहा है। नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो वो ब्रेड पे जो ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास लगा हुआ है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा है? तो वो है राइजोपस, ठीक है। फिर एंड इट्स स्पेसिफिक मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये किस मोड से रिप्रोडक्शन करता है? तो स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है नेम इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इस राइजोपस का वेजिटेटिव पार्ट बताइए, रिप्रोडक्टिव पार्ट बताइए। तो देखिए आप एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 132 में जाएंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, स्पोर फॉर्मेशन, और ये है राइजोपस का डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सब जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये इसका वेजिटेटिव पार्ट है, मतलब ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ पे जो आप टर्म देख रहे हैं वेजिटेटिव पार्ट, ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट इसका ये सब जो है छोटे छोटे बॉब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं, ये सब रिप्रोडक्टिव पार्ट है, समझ रहे हैं। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफा बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या तो हाइफा लिख सकते हैं या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ये वेजिटेटिव पार्ट है। और टाइनी ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर या फिर स्पोरेंजिया लिख सकते हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे एक आंसर देखिए राइजोपस लिखा हुआ है और स्पोर फॉर्मेशन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5, मस्टर्ड वॉज ग्रोइंग इन 2 फील्ड्स ए एंड बी, ठीक है। 2 फील्ड में सरसों ग्रो किया गया। पहला फील्ड ए में ब्राउन कलर्ड सीड्स ऑब्टेन हुआ और दूसरा फील्ड बी में येलो कलर्ड सीड ऑब्टेन हुआ। अच्छा बात है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इन फील्ड ए, जिसमें ब्राउन कलर्ड सीड मिला था, द ऑफ स्प्रिंग शोड ओनली द पेरेंटल ट्रेट फॉर कंजिक्यूटिव जनरेशंस। मतलब पेरेंट जनरेशन है, F1 जनरेशन है, F2 जनरेशन है, सब में मतलब सेम पेरेंटल ट्रेट, मतलब ब्राउन कलर का ही सीड ऑब्टेन होता चला गया, ठीक है। वहीं फील्ड बी में मेजॉरिटी ऑफ स्प्रिंग शोड अ वेरिएशन इन द प्रोजेनी। फील्ड बी में अलग अलग टाइप का मतलब सीड्स देखने को मिला, वेरिएशन देखने को मिला यहाँ पे। तो व्हाट आर द प्रोबेबल रीज़न फॉर दिस, क्या रीज़न हो सकता है यहाँ पे? तो रीज़न आपको इसका आंसर देना पड़ेगा रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, कि यहाँ पे हो सकता है कि फील्ड ए में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया हो और फील्ड बी में क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया हो, ठीक है। जब क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स होता है, जिस वजह से क्या होता है, वेरिएशन होता है, समझे। और सेल्फ पॉलिनेशन में उतना वेरिएशन नहीं हो पाता, इसलिए फील्ड ए में जहाँ पे वेरिएशन नहीं देखने को मिला, सिर्फ पेरेंट का ही ट्रैट देखने को मिला था, वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हुआ होगा, फील्ड बी में क्रॉस पॉलिनेशन हुआ होगा, ठीक है। और इसी में आपको एक ऑप्शन भी दिया गया है कि आप ये क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं आता है तो। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। लिखा है कि इन एन असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज इफ अ ट्रेट एक्स एग्जिस्ट इन 5% ऑफ अ पॉपुलेशन एंड ट्रेट वाई एग्जिस्ट इन 70% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, which of the two trait is likely to have arisen earlier, give reason।
दो ट्राइट है एक्स और वाई। एक्स जो है वो सिर्फ 5% पॉपुलेशन में पाया जा रहा है और ये जो गुण है वाई ये 70% पॉपुलेशन में पाया जा रहा है। तो कौन सा ट्राइट पहले ऑब्टेन हुआ होगा, ठीक है। तो बताइए कौन सा पहले ऑब्टेन हुआ होगा। जो पहले अराइज होता है, मतलब जो ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में पाया जाता है वो ट्राइट पहले अराइज हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइट वाई। रीज़न क्या है, तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, ट्राइट वाई जो है 70% में पाया जा रहा है, इज़ लाइकली टू हैव अ रीजन अर्लियर, ठीक है। क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आइडेंटिकल कॉपीज़ है डीएनए का वही प्रोड्यूस होता है और वेरिएशन उतना होता नहीं है। न्यू ट्राइट्स तभी देखने को मिलता है यहाँ पे जब सडन म्यूटेशन हो जाए, कुछ चेंजेस आ जाए तो, ठीक है। तो 70% पॉपुलेशन में ट्राइट वाई पाया जा रहा है, इसका मतलब ये पहले आया होगा और इसको ज़्यादा समय मिला है रिप्लिकेट होने का, तभी ये ज़्यादातर पॉपुलेशन में फैल पाया है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ट्राइट वाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 6 पे। ये मोटर के ऊपर क्वेश्चन है। लिखा है कि अ सिंपल मोटर इज मेड इन अ स्कूल लैबोरेटरी, अच्छा बात है। अ कॉइल ऑफ वायर इज माउंटेड ऑन एन एक्सल बिटवीन द पोल्स ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट। ये हॉर्सशू मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से होगा, तो आप बोलेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, है कि नहीं है। चलिए, इन द अबव एग्जाम्पल कॉइल ABCD कहाँ है, ये रहा ABCD। ये जो कॉइल है इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे है ये। एंड द बैटरी इज कनेक्टेड एज शोन। ये बैटरी है, बैटरी में एक बार प्लस माइनस दिख जाए तो अच्छा रहेगा। ये रहा, इधर ये है नेगेटिव साइड और ये है पॉजिटिव साइड, ठीक है। मतलब करंट का डायरेक्शन जो है वो यहाँ से निकल रहा होगा और यहाँ पे एंटर कर रहा होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसके ऊपर, फॉर दिस पोजीशन स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द आर्म AB। इस AB पे कहाँ फोर्स लग रहा होगा, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, कहाँ लग रहा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन हमें पता है, करंट यहाँ से निकल रहा है यानी करंट का डायरेक्शन इस साइड है, समझ रहे। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप अगर यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो आपको कुछ इस टाइप का शेप मिलेगा। इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वो दिखा रहा है करंट का डायरेक्शन, तो फोर्स कहाँ जाता है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तो आंसर हो जाएगा डाउनवर्ड, ठीक है। और बी में पूछा है, वाई डज द करंट इन द आर्म BC नॉट कंट्रीब्यूट टू द टर्निंग फोर्स ऑन द कॉइल। करंट तो BC में भी बह रहा है, फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे कोई फोर्स क्यों नहीं लग रहा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी इस साइड है। एक बार फ्रेश करके बनाते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस साइड है और करंट का डायरेक्शन भी इस साइड है, मतलब दोनों पैरेलल है। तो इस केस में फोर्स मिनिमम होता है, इसलिए यहाँ पे जो करंट है वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है फोर्स में, ठीक है। चलिए, वो यहाँ पे लिखा है बिकॉज BC इज इन द सेम डायरेक्शन। पैरेलल लिखिए या फिर सेम डायरेक्शन लिख दीजिए, तो इस केस में क्या होता है, फोर्स मिनिमम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसी में एक और ऑप्शन भी दिया गया है और करके। देखिए इसमें लिखा है कि अ सर्किट कंटेन्स अ बैटरी, कहाँ है बैटरी, ये रहा। अ वेरिएबल रेजिस्टर, ये रहा वेरिएबल रेजिस्टर्स, इससे रेजिस्टेंस बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। अ सोलिनॉइड, ये है सोलिनॉइड, ठीक है। द फिगर बिलो शोज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाई द करंट इन द सोलिनॉइड। जब इस सोलिनॉइड में करंट पास करते हैं तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए में पूछा गया है, स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजन्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, आप इस डायग्राम को देख के बताइए। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्लोज होते हैं वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे जो एंड पॉइंट है इस सोलिनॉइड का, यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो काफ़ी क्लोज है, आसपास है, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रांग होगा एट द एंड्स में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है कि व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स। जब आप बैटरी को पलट देते हैं, करंट पहले यहाँ से जा रहा था, ठीक है, और यहाँ से निकल रहा था, अब करंट का डायरेक्शन आप पलट रहे हैं, मतलब अब करंट यहाँ से फ्लो करेगा, इस दिशा में जा रहा है और इस दिशा से आ रहा है, ठीक है। तब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे इफेक्ट होगा, तो ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आप ये एरो देख रहे हैं, पहले ये सब एरो ऐसे इस शेप में दिया हुआ था, अब ये सब एरो
ऐसा हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल चेंज, विल बी रिवर्स्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं जो आंसर की रिलीज़ किया गया है उसमें भी ये लिखा है। समझ रहे हैं? उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी चीज़ सीखने को भी मिल रहा है, काफ़ी चीज़ रिवाइज हो रहा होगा, सोलेनॉइड क्या होता है और भी काफ़ी सारा चीज़ है। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि DDT वॉज स्प्रेड इन अ लेक टू रेगुलेट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्यूटो। DDT को स्प्रे किया गया। हाउ वुड इट अफेक्ट द ट्रॉपिक लेवल्स इन द फॉलोइंग फूड चेन एसोसिएटेड विद द लेक। तो ये जो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल है ये सब कैसे अफेक्ट होगा इस DDT से, जस्टिफाई कीजिए अपने आंसर को। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट लिखना है। सबसे पहला, DDT जो है ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि ये DDT जो है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा। यहाँ पे DDT स्प्रे किया गया, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में मान लिया जो भी यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स था उसने ये DDT को कंज्यूम कर लिया, तो वो लोग तो ये DDT को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो DDT क्या हो गया, यहाँ से आप प्लैंकटन में पास कर गया, ठीक है। फिर स्मॉल फिशेस कई सारे प्लैंकटन को खाए तो वो DDT अब इनमें चला गया। तो धीरे धीरे जो DDT का क्वांटिटी है इसमें थोड़ा था, ये लोग ज़्यादा खाए होंगे, ज़्यादा एक्वेटिक इन्वायरमेंट में से ऑर्गेनिज्म को खाए होंगे, तो यहाँ पे और ज़्यादा DDT मिला, यहाँ पे और ज़्यादा DDT, यहाँ पे और भी ज़्यादा DDT और यहाँ पे सबसे ज़्यादा DDT आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो DDT है ये प्रोग्रेसिवली एक्यूमुलेट हो रहा है। ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट में आप लिख रहे होंगे। और तीसरा पॉइंट में आप लिखेंगे कि ये जो हॉक है इसको मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ DDT कंज्यूम करना पड़ रहा होगा, ये तीसरा पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट में लिखा गया है कि DDT एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड है जो कि फूड चेन में एंटर करता है फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, प्लैंकटन से, ठीक है। यहाँ पे ये तो पानी ही था, प्लैंकटन से ये DDT एंटर कर गया फूड चेन में। उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पेस्टिसाइड है ये एक्यूमुलेट होता है प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल, इसको हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसका डेफिनेशन अलग से पूछते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट में हम लिख रहे हैं कि हॉक जो है उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ पेस्टिसाइड कंज्यूम करना पड़ रहा होगा, समझे। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वो। अब इसी क्वेश्चन में एक चॉइस प्रोवाइड किया गया है और करके, आप ये क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लिखा है कि इन द फॉलोइंग फूड चेन, इस फूड चेन में वर्टिकल एरोज इंडिकेट द एनर्जी लॉस टू द इन्वायरमेंट एंड हॉरिजॉन्टल एरोज इंडिकेट एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये सब जो वर्टिकल एरो है A, C और E ये शो कर रहा है कि आप इन्वायरमेंट में कितना एनर्जी लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल एरो है ये शो कर रहा है कि अगला ट्रॉपिक लेवल में कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है ना। चलिए फिर आगे लिखा है कि विच वन ऑफ द 3 वर्टिकल एरोज A, C एंड E, इन तीनों वर्टिकल एरोज में से कौन सा, एंड विच वन ऑफ द 2 हॉरिजॉन्टल एरो, और इन 2 हॉरिजॉन्टल एरो में से कौन सा रिप्रेजेंट करता है मोर एनर्जी ट्रांसफ़र, किस में सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। पहले इन तीनों में बताइए किस में सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो एरो A है और B है, A है वर्टिकल में से, इन तीनों वर्टिकल में से A में सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है और B में सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये जो पहला ट्रॉपिक लेवल है इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, ठीक है। तो उस एनर्जी का 90% हिस्सा ये लोग यूज़ कर लेते हैं खुद के लिए, डाइजेशन हो गया और जो भी एक्टिविटी हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, इन सब में 90% एनर्जी यूज़ हो जाता है, प्लस इन्वायरमेंट में हीट रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके ये 90% हुआ और बचा हुआ जो 10% है सिर्फ वही एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब इस 10% का ही ये लोग 90% इन्वायरमेंट में लूज़ करेंगे और उसका सिर्फ 10%, इस 10% का ही 10% अगले ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी काफ़ी कम हो गया तो उसका कम का ये और भी कम होगा ट्रांसफ़र, इसको सबसे ज़्यादा कम एनर्जी मिला तो ये भी और कम एनर्जी लूज़ करेगा इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र A में है और B में है। बात अगर को समझ रहे हैं, देखिए इन लोगों ने आंसर क्या दे रखा है, ये रहा। A जो है वो मोर एनर्जी ट्रांसफ़र रिलीज़ कर रहा है कंपेयर टू C एंड E, और B भी सबसे ज़्यादा एनर्जी शो कर रहा है ट्रांसफ़र, ठीक है, कंपेयर टू D। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। When green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes into digestion, doing work, rest goes towards growth and reproduction. ये सब में एनर्जी लूज़ हो जाता है, ठीक है। और जो बचा हुआ 10% है वही सिर्फ अवेलेबल होता है नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर के लिए।
तो ये एनर्जी लॉस हर एक ट्रॉपिक लेवल पे हो रहा है। तो स्टार्टिंग में ही जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तो यही सबसे ज़्यादा एनर्जी लूज़ करेगा इन्वायरमेंट में भी और नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए भी, ठीक है। या फिर आप इतना ना लिख के आप चाहे तो अल्टरनेटली ये आंसर भी दे सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ फूड चेन, ओनली 10% एनर्जी जो है नेक्स्ट एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होता है, इसलिए ए और बी में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सेक्शन बी में। यहाँ पे आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिखेंगे। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चूज एन एलिमेंट फ्रॉम पीरियड 3 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सिर्फ पीरियड 3 पे आपको फोकस करना है, पीरियड 3 में से ही कोई एलिमेंट बताना है। दैट मैचेस द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो इन ईच इंस्टेंस, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि पीरियड 3 में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इस डिस्क्रिप्शन को फॉलो करता है, इसको फॉलो करता है, इसको फॉलो करता है, और रीज़न भी बताना है, ठीक है। तो चलिए क्या है क्वेश्चन। इट हैज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू डायमंड। एक बार देख लेते हैं पीरियड 3। ये है पीरियड 3, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसमें से कौन सा जो है क्या डायमंड के जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो डायमंड हमें पता है किसका एलोट्रोप है, कार्बन का। तो कार्बन किस ग्रुप में है, ये इस ग्रुप में कार्बन है। तो हमें पीरियड 3 से चूज़ करना है, तो कार्बन जैसा ही फीचर किसका होगा, सिलिकॉन का होगा, समझ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन 1 का। तो इसके साथ हमें यहाँ पे रीज़न भी देना है कि हमने यहाँ पे सिलिकॉन क्यों चूज़ किया। तो रीज़न हम दे सकते हैं कि जो सिलिकॉन है वो भी टेट्रावैलेंट है, ठीक है, कार्बन जैसा उसका स्ट्रक्चर है, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन शो करता है, ऐसा कुछ हम रीज़न दे सकते हैं, ठीक है। फिर बी में लिखा है कि इट हैज़ द सेम वैलेंसी एज लिथियम। लिथियम जैसा ही वैलेंसी है, तो लिथियम का ये रहा, लिथियम का वैलेंसी यहाँ पे 1 है, तो सोडियम का भी वैलेंसी यहाँ पे 1 होगा। तो पीरियड 3 से ही हमें लिखना है एलिमेंट, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सोडियम लिख देंगे। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, क्योंकि सोडियम का भी वैलेंसी 1 है और लिथियम का भी वैलेंसी 1 है। फिर क्वेश्चन नंबर सी, इसमें बोला गया है कि इट हैज़ वेरिएबल वैलेंसी एंड इज अ मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 16। ऑक्सीजन फैमिली वाला कौन सा है पीरियड 3 में, तो यहाँ पे है सल्फर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। इसका आंसर हमने सल्फर इसलिए दिया है क्योंकि वो ग्रुप 16 को बिलोंग करता है, ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है, यहीं से हिंट मिल गया। तो देख लीजिए एक बार इसका आंसर यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है। सबसे पहला का आंसर सिलिकॉन है, रीजन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्रावैलेंसी या फिर 4 वैलेंसी एंड कैटिनेशन, कोवैलेंट बॉन्डिंग लाइक कार्बन। आप इन तीनों में से कोई भी एक रीजन दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा का आंसर हमने दिया था सोडियम, क्योंकि सोडियम का भी एक ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंसी 1 है, लिथियम के जैसा ही। और तीसरा का आंसर हो गया सल्फर, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों ही बनाता है। आप ये रीज़न भी दे सकते थे, या फिर आप सिंपली दे सकते थे कि सल्फर जो है वो ग्रुप 16 को बिलोंग करता है, ठीक है, पीरियड 3 में से। इसी में से हमें एलिमेंट चूज़ करके देना था, इसलिए हम सिर्फ सल्फर लिखे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, चलिए 8 हो गया। अब आ जाते हैं 9 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अब जहाँ तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर ए में कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विथ मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H8, ठीक है। इसका आइसोमर्स कितना होगा वो बताना है, ठीक है। अब ज़रा ये फॉर्मूला देख के बताइए कि ये अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है। तो आप बोलेंगे ये CnH2n का पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहाँ पर जो भी है इसका डबल है यहाँ पे, तो ये अल्कीन है, ठीक है। अल्कीन है यानी इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, यही है इसका फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद आइसोमर्स इसका बताना है। आइसोमर्स मतलब इसको कितने अलग अलग तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे बना रखे हैं पहले से। पहला स्ट्रक्चर तो ये हो गया कि हम 1 2 3 4 कार्बन बना दिए और कहीं एक पे हम डबल बॉन्ड दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया और बाकी जो खाली पोजीशन है वहाँ पे हाइड्रोजन भर दिए हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस कार्बन का 2 हाथ ऑलरेडी फुलफिल्ड है, तो हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्या तो ऐसे ऐसे 2 बॉन्ड बना के दे सकते हैं, या फिर सिंपली हम यहाँ पे चाहे तो H2 लिख सकते हैं, ठीक है। इस कार्बन का 3 हाथ ऑलरेडी फुलफिल्ड है और 1 हाथ खाली है, तो उस हाथ में आप हाइड्रोजन पकड़ा दीजिए, और नहीं तो आप बगल में ऐसे चिपका के हाइड्रोजन लिख दीजिए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी H2 हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन का 1 ही हाथ फुलफिल्ड है, 3 हाथ खाली है, तो तीनों हाथ में हाइड्रोजन पकड़ा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर। अब इसी को दूसरे तरीके से बना सकते हैं। हम 4 कार्बन बनाते हैं
पहले में डबल बॉन्ड हमने यहाँ दिया था, इस बार वहाँ ना देके हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ देते हैं। इसका भी फॉर्मूला आप देखेंगे तो C4H8 ही निकलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है इससे, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड स्टार्टिंग में था, इसमें डबल बॉन्ड बीच में, तो ये भी एक आइसोमर हो गया ब्यूटीन का, ठीक है। चलिए अब और दूसरा तरीका देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बीच में ही रखते हैं, ठीक है, और इसी कार्बन के साथ एक कार्बन यहाँ अटैच कर देते हैं, कार्बन यहाँ अटैच कर देते हैं। इसका भी फॉर्मूला अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन फिल करने का बाद तो C4H8 ही आएगा, तो ये भी एक आइसोमर हो गया ब्यूटेन का, ठीक है। इसके बाद और कोई भी तरीके से हम इसको अलग अलग अरेंज नहीं कर सकते। अब हमें बताना होगा एक और टाइप का आइसोमर्स होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसके बारे में आप पढ़ रहे होंगे क्लास 11 और 12 में, ठीक है। ये इन्हें यहाँ पे पूछना नहीं चाहिए था, बाय मिस्टेक इन्होंने ये क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। इसमें होता क्या है कि देखिए, जब भी डबल बॉन्ड बीच में होता है ना, तो यहाँ पे हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड हमने बीच में दे दिया, यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया और बचा हुआ 2 में HH लगा दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस ब्यूट 2 इन। जब डबल बॉन्ड का एक ही साइड में दोनों जो मिथाइल ग्रुप है वो लग जाए तो यहाँ पे सिस बोला जाता है। इसी को हम अलग वे में भी अरेंज कर सकते हैं। पहले फिर से 2 कार्बन बना लीजिए, बीच में डबल बॉन्ड दीजिए। इसमें क्या था कि दोनों ही मिथाइल ग्रुप एक साइड में था, इसमें क्या करते हैं हम CH3 यहाँ देते हैं और दूसरा CH3 नीचे में देते हैं, और इसमें हाइड्रोजन, इसमें क्या था नीचे नीचे हाइड्रोजन था, इसमें ऊपर नीचे हाइड्रोजन दे दिए। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस ब्यूटीन, ठीक है। इसको बोला जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी छोड़ दीजिए, यह अभी आपका कॉन्सेप्ट है नहीं। 11-12 में इसके बारे में आप डिटेल में समझेंगे, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस गया है। और इसका अगर हम ये भी देखें, जो आंसर जो मार्किंग स्कीम CBSE ने दिया है उसमें इन्होंने इसका आंसर दिया है 4। तो 4 तो किसी भी लॉजिक से समझ में नहीं आ रहा है कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ब्यूटीन का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब इसका 4 कैसे होगा। इसका राइट आंसर होगा 5, ठीक है। और कौन सा होगा, ये 500 स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के भी दिखाया गया है। समझे कि नहीं समझे। चलिए इसी क्वेश्चन में कुछ और भी ऐड किया गया है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच्ड चेन आइसोमर। इसमें से कौन सा ब्रांच था, ये सब तो चेन है सिर्फ, ये है ब्रांच चेन आइसोमर, ठीक है। यहाँ से ब्रांच हो गया यहाँ पे 2 जगह पे। तो इसका हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। इसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले आप इसको फॉलो करेंगे। आप क्या कीजिए कि एक कार्बन दे दीजिए, एक कार्बन दे दीजिए, एक कार्बन दे दीजिए और एक नीचे में एक कार्बन दे दीजिए। हर एक कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो आप बना दीजिए यहाँ पे। फिर इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन, फिर इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन और इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बारी है हाइड्रोजन जोड़ने का। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे दीजिए, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर यहाँ पे है H3, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा, एक यहाँ और एक नीचे में, ठीक है। और एक 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो एक यहाँ पे दीजिएगा, ठीक है, इस पोजीशन में, और एक यहाँ पे स्पेस नहीं है। और फिर हम इसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन शेयर करवा देंगे। समझ रहे, सब में इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो देखिए यहाँ पे इन लोगों ने बना रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पैटर्न समझ गए कैसे बनाना है। पहले आप C दे देंगे, फिर इलेक्ट्रॉन बना लेंगे, फिर देखेंगे हाइड्रोजन कहाँ पे, वहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर B में क्या पूछा गया है। B में पूछा गया है कि हाउ विल यू प्रूव दैट C4H8 और C5H10 आर होमोलोगस। ये दोनों होमोलोगस सीरीज में आते हैं, ऐसे इसको आप कैसे प्रूव करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, ठीक है। सिर्फ इतना दूर ही मुझे लगा था कि ये थोड़ा हट के। तो बताइए होमोलोगस सीरीज में जो कंपाउंड्स होते हैं उनका फीचर क्या होता है। पहला फीचर तो ये होता है कि उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इन दोनों में भी दोनों जो फंक्शनल ग्रुप दोनों अल्कीन ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ठीक है। CnH2n फॉर्मूला फॉलो करते हैं। ये हो गया पहला रीज़न जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों होमोलोगस है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा रीज़न दे सकते हैं कि दोनों में जो मॉलिकुलर मास का जो डिफरेंस है वो कितना है, 14 यूनिट है, ठीक है। दोनों का मॉलिकुलर मास का डिफरेंस 14 यूनिट है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दोनों होमोलोगस है। फिर तीसरा रीज़न हम दे सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस जो है फॉर्मूले का वो CH2 यूनिट है, ठीक है। CH2 यूनिट से दोनों डिफर करता है, एक कार्बन का डिफरेंस और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस।
तो इससे भी प्रूफ होता है कि दोनों क्या है, होमोलोगस है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें आंसर क्या दिया हुआ है। ये रहा, ये दोनों होमोलोगस है एज दे डिफर इन CH2। ठीक है, दोनों में CH2 यूनिट का डिफरेंस है। मॉलिकुलर मास में 14 यूनिट का डिफरेंस है। सेम फंक्शनल ग्रुप है, मतलब दोनों में ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दोनों ही अल्कीन है। और एक रीज़न दिया कि दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, और इसका फॉर्मूला भी CnH2n। जनरल फॉर्मूला दोनों का सेम है, तो आप इसमें से कोई भी 2 रीज़न दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। अब इसी क्वेश्चन में एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस गया है। ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं। लिखा है कि कार्बन कंपाउंड A हैविंग मेल्टिंग पॉइंट इतना, बॉइलिंग पॉइंट इतना, विथ मॉलिकुलर फार्मूला इतना, इज सॉल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। बस ये देखते ही हमारे मन में ख्याल आ जाता है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो पानी में घुल जाता है किसी भी रेशियो में, तो वो होता है इथेनॉल। ठीक है, यही हमारे सिलेबस में है। और ये जो टॉपिक है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ये हमारे सिलेबस को जब 30% रिड्यूस किया गया था उसमें ये टॉपिक को डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलिए, ये इसका आंसर हो रहा है इथेनॉल। आइडेंटिफाई ए एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए इथेनॉल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन है, इसका मेन फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। ठीक है, ऐसा होता है। ये तो मॉलिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, ये इथेनॉल का फॉर्मूला है। तो इसका बनाते हैं, C 2 है और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, OH यहाँ पे ऐसे H डाल देते हैं। फिर यहाँ पे बचा हुआ 3 हाथ में हाइड्रोजन भर दीजिए, यहाँ पे बचा हुआ 2 हाथ में हाइड्रोजन भर दीजिए। ऑक्सीजन तो फुलफिल्ड है, ये भी फुलफिल्ड है। तो ऐसा बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अब इसको देख के आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे बनाना है, आप फिर से वैसे ही कार्बन बनाइए, फिर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दीजिए। फिर इस कार्बन को भी यहाँ पे बनाइए, 4 इलेक्ट्रॉन दीजिए। फिर इस ऑक्सीजन को बनाइए, बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन दीजिए। देखिए यहाँ पे बना रखा है इन लोगों ने, ये रहा, ये है कार्बन, ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन, और फिर जैसे हम बताएं वैसे इलेक्ट्रॉन भर दिया गया है। समझे? बस आप ये ध्यान रखिएगा कि हम जब अभी स्ट्रक्चर बनाए थे, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर था, ये बात याद रखिएगा कि जहाँ जहाँ पे आपको बॉन्ड दिख रहा है ना, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, वहाँ पे शेयर हो रहा होगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक कार्बन का, ये इस कार्बन का, और एक इस कार्बन का। ठीक है, ऐसे शेयर हो रहा होगा ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें गिव द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ एनी 2 होमोलोगस ऑफ ए। ठीक है, ए का 2 होमोलोगस का मॉलिकुलर फार्मूला देना है। तो ए का फार्मूला क्या है, C2H6O। हमें पता है होमोलोगस में मॉलिकुलर फार्मूला में डिफरेंस क्या होता है, CH2 यूनिट। तो आप इसमें एक CH2 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, C3H8O। ठीक है, ये हो गया। और आप एक CH2 बढ़ा दीजिए इसमें, तो एक कार्बन बढ़ाएंगे तो C हो जाएगा 4 और H हो जाएगा 10 और O। ठीक है, आप चाहते तो यहाँ पे घटा भी सकते हैं, C और यहाँ पे H4O। ठीक है, मिथेनॉल का फॉर्मूला है ये। तो CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। आपको ये दिया हुआ है, आप इसमें घटाइए या फिर बढ़ाइए, कोई भी 2 फॉर्मूला आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये रहा 2 होमोलॉग्स का नाम यहाँ पे दिया गया है। C एक घटा के लिखा है, एक बढ़ा के लिखा है। आप चाहते तो ऐसे खोल के भी लिख सकते थे, ये भी आंसर एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। आगे मूव कर जाए, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा पेशेंस के साथ समझिएगा, काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। लिखा है कि 2 पी प्लांट है, वन विथ राउंड येलो सीड्स RRYY, कैपिटल लेटर्स है, मतलब ये दोनों डोमिनेंट ट्राइट है। ठीक है, राउंड और येलो। एंड अनदर विथ रिंकल्ड ग्रीन, ये दोनों छोटे छोटे लेटर से डिनोट किए गए हैं, ये दोनों रिसेसिव ट्राइट है। ठीक है, प्रोड्यूस F1 प्रोजेनी, तो ये पेरेंट है। इन दोनों को जब क्रॉस पोलिनेशन कराया गया तो F1 प्रोजेनी मिलता है, जिसमें राउंड और येलो सीड्स देखने को मिलता है। राउंड और येलो मतलब डोमिनेंट ट्राइटशिप देखने को मिलता है, अक्सर यही होता है। ठीक है, फिर इसमें आगे लिखा है कि व्हेन F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, जब इसी को सेल्फ पॉलिनेट कराया गया, विच न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज एक्सपेक्टेड इन F2 प्रोजेनी, तो F2 प्रोजेनी जो होगा उसमें कौन सा कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो एक तो आप यहाँ पे समझ रह गए हैं कि यहाँ पे 2 ट्राइड को कंपेयर किया गया है, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम पहले थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, फिर इसका आंसर शॉर्ट में कैसे देना होगा, शॉर्ट ट्रिक क्या होगा वो समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं पेरेंट लिया गया है राउंड येलो और ये है रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, पेरेंट से गैमेट्स निकलेगा, ये सिर्फ समझिए अभी। ठीक है, आंसर कैसे लिखना है वो हम अभी बताएंगे।
इससे गैमेट्स निकलेगा तो ये दोनों आर में से कोई एक आर निकलेगा और इस दोनों वाई में से कोई एक वाई, तो आर वाई गैमेट होगा, ठीक है। और तो कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो नहीं रहा है, ठीक है। ये आर निकले ये वाई निकले तो भी यही आर वाई होगा, ये वाई निकले तो भी यही आर वाई होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी जब गैमेट्स निकलेगा तो एक छोटा आर एक छोटा वाई हमें मिल रहा होगा, ठीक है। अब इन दोनों गैमेट्स का क्रॉस करवा दीजिए, तो एक ऐसे आप बनाएंगे, एक साइड आप लिखेंगे ये आर वाई और दूसरे साइड हम ये गैमेट लिखेंगे। फिर दोनों को मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए तो ये हमें मिल गया F1 में जो बच्चा होगा उसमें ऐसा प्रॉपर्टी होगा, तो F1 में हमें ये मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया, F1 में हमें ये मिल रहा है, एक बड़ा आर छोटा आर फिर बड़ा वाई छोटा वाई, ये रहा बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, इतना मिल गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में ही आगे लिखा हुआ था कि F1 को सेल्फ पॉलिनेट आप कराएंगे, तो ऐसा एक प्लांट तो है अब और एक ऐसा हमने ले लिया, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए। इसमें से अब गैमेट्स निकालिए, तो ये आर और ये वाई निकल सकता है जो कि हमने ये लिखा, और क्या क्या निकल सकता है, ये आर और ये छोटा वाई निकल सकता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये छोटा आर और बड़ा वाई निकल सकता है वो हमने यहाँ पे लिखा, और ये छोटा आर और छोटा वाई निकल सकता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। जितना कॉम्बिनेशन बनता है वो सब हमने यहाँ पे बना के लिखा। फिर यहाँ पे भी गैमेट्स में सेम वैसा ही निकल गया 4। अब इसको जब सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो क्या होगा, देखिए F2 में हमें ऐसा ऐसा प्लांट्स मिलेगा। तो ये चारों गैमेट्स को हमने इस साइड लिख दिया, ये चारों गैमेट्स को हमने यहाँ पे ब्लू से लिख दिया, ठीक है। फिर अच्छे से मिला के लिखिए कि इन दोनों को मिलाएंगे तो कैसा कॉम्बिनेशन आएगा, फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो कैसा आएगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो कैसा आएगा, ठीक है। ऐसे करके हमने ये पूरा टेबल फिल किया, समझे। कितने यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिले होंगे, 16 टोटल मिले होंगे। और हमें देख लीजिए कि यहाँ पे अगर हम फेनोटाइप का अगर बात करें, ठीक है, कि किस प्रॉपर्टी का प्लांट मिला है, तो ये है राउंड येलो। तो हमने सबसे पहले लिखा राउंड येलो, काउंट कीजिए राउंड येलो कहाँ कहाँ पे होगा। ये राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा आर और एक बड़ा वाई मिलने से ही राउंड येलो हमें मिल जाएगा। ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो। क्या ये राउंड येलो है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा वाई दोनों है, तो ये राउंड ग्रीन है, ठीक है। और अभी हम काउंट कर रहे हैं राउंड येलो, ये है राउंड येलो, और कौन सा है, ये रहा राउंड येलो, और ये भी रहा राउंड येलो। इसको अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड येलो हो गया 9। उसी तरीके से हम राउंड ग्रीन काउंट किए यहाँ पे तो 3, रिंकल्ड येलो 3 और रिंकल्ड ग्रीन ये भी मिलता है 1, ठीक है। तो इसको तो हम लोग बहुत जन याद करके रख चुके हैं। जब हम चैप्टर पढ़ाए थे तो आपको ये रेशियो याद करवा दिए थे कि जब डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है तो F2 में जो फेनोटाइप होता है, इसको फेनोटाइप रेशियो बोलते हैं, ठीक है, फेनोमेनन के बेसिस पे। फेनोटाइप रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1, ठीक है, ऐसा मिलता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब F1 प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे तो कौन सा नया कॉम्बिनेशन कैरेक्टर का देखने को मिलेगा F2 प्रोजेनी में। F1 में ऑलरेडी हमें राउंड येलो देखने को मिल चुका है, पैरेंटल जनरेशन में रिंकल्ड ग्रीन, इन दोनों को छोड़ के और कौन सा नया प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। तो राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, देखिए यहाँ पे राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, इन दोनों को छोड़ के ये दो नया प्रॉपर्टी हमें देखने को मिल रहा है, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। तो इसका आंसर आप समझ गए, क्या देना है हमें, यही दोनों का नाम लिख देना है, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, ठीक है, राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो। फिर इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी सीड्स विद दिस न्यू कॉम्बिनेशन, ये जो नया कॉम्बिनेशन है राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, ये इसके कितने सीड होंगे व्हेन अ टोटल 160 सीड्स आर प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन। अगर F2 में टोटल 160 सीड है तो ये नए कॉम्बिनेशन वाले सीड कितने होंगे। तो चलिए इसको तो न्यूमेरिकल के बेसिस पे करना है। हमें रेशियो मिल गया है 9:3:3:1। तो देखिए, तो इसका नंबर्स हमें पूछ रहा है, तो रेशियो को कैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे है 3। अगर हमें राउंड ग्रीन का नंबर्स निकालना है, ठीक है, राउंड ग्रीन का नंबर्स अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसका रेशियो कितना है 3, आउट ऑफ टोटल रेशियो कितना है इसको हम ऐड करते हैं तो वो होता है 16, और टोटल नंबर ऑफ सीड्स कितना है 160, ठीक है। तो इसको आप कैंसिल करेंगे 10 जा तो आ जाता है 30, राउंड ग्रीन मिल रहा होगा 30। फिर रिंकल्ड येलो अगर हमें निकालना है तो रिंकल्ड येलो कितना हो जाएगा, इसका रेशियो है 3, तो यहाँ पे 3 लीजिए, नीचे में ये टोटल रेशियो का ऐड करके 16 और टोटल नंबर ऑफ सीड्स कितना है 160, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 30।
कोई आपसे पूछे कि बताइए राउंड येलो सीड्स कितने मिलेंगे यहाँ पे, तो राउंड येलो अगर निकालना है तो इसका रेशियो कितना है 9 आउट ऑफ टोटल कितना है 16 और टोटल नंबर ऑफ सीड्स है 160, इसको काट दीजिए 10 जा तो आ जाएगा 90। ठीक है, तो खैर हमें यहाँ पे सिर्फ न्यू कॉम्बिनेशन का ही नंबर पूछा था, तो राउंड ग्रीन सीड्स 30 और रिंकल्ड येलो सीड्स भी 30। ठीक है, इसका कैलकुलेशन हम यहाँ पे भी दिखाए हैं 16 ये रहा, सभी का निकाल के दे दिया हम यहाँ पे 90 30 30 10, लेकिन हमें सिर्फ क्वेश्चन में इन दोनों का ही पूछा था। समझ में आया ये सवाल। फिर इसी में एक क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन विथ रीजन। यहाँ पे जो हमें नया नया कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है कैरेक्टर्स का, तो ऐसा इसका पीछे रीज़न क्या है, तो रीज़न यही है कि जो हमने एक मेंडल का लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस। ठीक है, जिसमें कैरेक्टर जो है वो डिपेंड नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ पर राउंड और येलो है, ऐसा नहीं है कि राउंड सिर्फ येलो के साथ ही रहेगा, ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। ठीक है, राउंड हो सकता है ग्रीन के साथ मिक्स हो जाए और रिंकल हो सकता है येलो के साथ मिक्स हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे रीज़न देना है। तो ये तो आप समझ गए डिटेल में। आंसर क्या लिखेंगे इसका, देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले एग्जाम में, तो आप सबसे पहले सोचिएगा कि नया कॉम्बिनेशन पूछा है, तो यहाँ पे राउंड येलो ऑलरेडी है, रिंकल्ड ग्रीन ऑलरेडी है। F1 के टाइम पे हमें येलो राउंड येलो मिल चुका है, राउंड येलो। यहाँ पे पूछा है नया कॉम्बिनेशन और क्या बनेगा, तो राउंड के साथ और कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है, राउंड ग्रीन हो सकता है और रिंकल्ड येलो हो सकता है। ठीक है, तो नया कॉम्बिनेशन हम डायरेक्टली इतना बड़ा टेबल नहीं बना के, ये सब नहीं बना के, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नया कॉम्बिनेशन क्या है, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। ठीक है, इतना का आंसर हो जाएगा। फिर हाउ मेनी सीड्स, ये न्यूमेरिकल पूछा है, तो आप ये फेनोटाइप याद करके रखें 9:3:3:1, जहाँ पे ये 3 और ये 3 नया कॉम्बिनेशन वाले हैं। ठीक है, और ये 9 डोमिनेंट वाला ट्राइट है और ये 1 जो है रिसेसिव वाला ट्राइट रिप्रेजेंट करता है। तो नया कॉम्बिनेशन का नंबर पूछा है, तो ये 3 है, आउट ऑफ ये टोटल कितना है 16 और टोटल यहाँ पे सीड्स कितना दिया गया है 160, तो 160 ऐसे करके आप सॉल्व कर देंगे, निकाल देंगे आंसर। 30 होगा जो भी है राउंड ग्रीन और 30 होगा रिंकल्ड येलो। चलिए समझ गए। यहाँ पे देखिए इन्होंने आंसर की में उसी तरीके से लिखा है। न्यू कॉम्बिनेशन इसलिए बना है क्योंकि इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप एंड सीड कलर ट्राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये न्यूमेरिकल है। लिखा है कि नंबर 1, इट वुड कॉस्ट अ मैन ₹3.50 टू बाई 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड। मतलब 1 किलोवाट का कितना रुपया लगता है, 3.5 रुपया लगता है। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि हिज जनरेटर हैज़ अ मैक्सिमम पावर ऑफ 2 किलोवाट, पावर दे दिया है आपको। द जनरेटर प्रोड्यूसेस एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम पावर फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे के लिए काम करता है। कैलकुलेट हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू बाई द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड। कितना रुपया लगेगा बताइए। तो एनर्जी निकाल लीजिए, टोटल एनर्जी कितना है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन ही एनर्जी है, हीट है, जो भी है। तो यहाँ पे वर्क डन हमें निकालना है पावर इंटू टाइम। पावर कितना है 2 और टाइम है 3, यहाँ पे किलोवाट आवर। ठीक ही है, तो 6 किलोवाट आवर हो गया ये। ठीक है, 1 किलोवाट आवर का पैसा लगता है 3.5, तो 6 किलोवाट का कितना लगेगा, इसको 3.5 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। 21 के आसपास होना चाहिए, ये रहा 21 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं। इसमें बोला गया है कि अ स्टूडेंट बॉयल्स वाटर इन एन इलेक्ट्रिक केटल फॉर 20 मिनट्स। एक बच्चे को पानी उबालने में 20 मिनट लगता है। ठीक है, यूजिंग द सेम मेन सप्लाई ही वांट्स टू रिड्यूस द बॉइलिंग टाइम ऑफ वाटर। अब वो सेम सप्लाई के साथ चाहता है कि ये पानी को हम कम समय में उबाल लें, 20 मिनट समय वो नहीं देना चाहता है, कम समय में उबालना चाहता है। टू डू सो शुड ही इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट। तो हीटिंग एलिमेंट का लेंथ बढ़ाना चाहिए फिर घटाना चाहिए, बताइए। तो देखिए यहाँ पे टाइम वो कम करना चाहता है, तो टाइम का यहाँ पे रोल है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वो रेट ऑफ हीटिंग जो है, रेट ऑफ हीटिंग उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कम समय में ज़्यादा पावर देना पड़ेगा। तो रेट ऑफ हीटिंग, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब ये पावर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = V² होता है कि नहीं। तो यहाँ पे बोला गया है सेम मेन सप्लाई यूज़ करेगा, यानी V जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम चाहेंगे कि हमें अगर पावर बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि पावर और रेजिस्टेंस यहाँ पे इन्वर्सली रिलेटेड है। मतलब अगर रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो पावर बढ़ेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस नीचे में है। तो रेजिस्टेंस को कैसे घटाएंगे हम, देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस और लेंथ का रिलेशन पूछा है। तो रेजिस्टेंस और लेंथ में क्या रिलेशन होता है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है R = ρl/a, जहाँ पे ये रेजिस्टिविटी है, ये लेंथ ऑफ वायर है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है।
इन सब को छोड़िए, आप सिर्फ आर और एल पे फोकस कीजिए। अगर हम लेंथ किसी भी तार का अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ये भी ऊपर में, समझ रहे हैं, न्यूमरेटर में है और ये भी न्यूमरेटर में, इसलिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, लेंथ घटाते हैं तो रेजिस्टेंस भी घट जाता है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस को घटाना है, तभी तो पावर बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि अभी हमने देखा था P = V²/R, इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, ये ऊपर में है, ये नीचे में। तो पावर अगर बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस घटाना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस अगर घटाना है तो हमें पता है लेंथ को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने देखा R = ρL/A होता है, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए हमें रेजिस्टेंस अगर घटाना है तो लेंथ को भी घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि जो हीटिंग एलिमेंट है उसका लेंथ को बढ़ाए या फिर घटाए, तो उसका लेंथ को घटा दीजिए, तभी क्या होगा, रेजिस्टेंस कमेगा और तब पावर बढ़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया है, टू रिड्यूस द बॉइलिंग टाइम यूजिंग द सेम मेन सप्लाई द रेट ऑफ हीटिंग शुड बी लार्ज, ठीक है, एक लाइन समझ में आ गया। फिर हमें पता है P = V²/R, तो यहाँ पे V कांस्टेंट है, तो R शुड बी डिक्रीज्ड, ठीक है, R को कम करेंगे तभी पावर बढ़ेगा। और हमें ये भी पता है कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के साथ, ये L है, ठीक है। सो लेंथ शुड बी डिक्रीज्ड, लेंथ को डिक्रीज करेंगे तभी R डिक्रीज होगा, और R डिक्रीज होगा तो P इंक्रीज होगा, तब पावर ज़्यादा मिलेगा इसको। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 पे, ये भी न्यूमेरिकल है, इजी सा न्यूमेरिकल। इन द अबव सर्किट इफ द करंट रीडिंग इन द एमीमीटर इज 2 एम्पियर, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ R1। इस R1 का वैल्यू बताइए अगर करंट जो है 2 एम्पियर है। तो यहाँ पे हमें V दिख रहा है, V = 30 वोल्ट, I भी मिल चुका है 2 एम्पियर, और हमें बहुत सारे रेजिस्टर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ले R, तो वो आएगा कुछ, ठीक है। फिर हम यहाँ पे ओम्स लॉ यूज़ कर देंगे, V = IR, वहाँ से जो भी अननोन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 5 ओम, यहाँ पे ये 5 ओम, फिर 10 ओम और ये R1, ये तीनों क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है। इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम पहले निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए हियर 5 ओम, 10 ओम और R1 पैरेलल में है, तो हम इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले RP, वो आ जाता है इतना 10R1/3 R1 + 10, ठीक है। अब ये 6 ओम और ये आया है RP, और ये 6 ओम, ये तीनों जो है ये सीरीज़ में है, क्योंकि एक ही लाइन में 1 2 3, ठीक है। तो इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो वो आ जाता है इतना ऐड करने के बाद, ये हो गया टोटल R। फिर V और I हमें पता ही है, तो ओम्स लॉ का अकॉर्डिंग V = IR, सबका वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे R1 के लिए, तो वो फाइनली आपको मिल रहा होगा 30 ओम, ठीक है। आंसर लिखेंगे तो लास्ट में यूनिट जरूर लगाएंगे, मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 30 ओम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो इसका ये हो गया 12 नंबर। आगे मूव कर जाए, इसी में एक ऑप्शन भी दिया गया है, आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, एंड फाइंड टोटल करंट। चलिए सोचिए कौन सीरीज़ में है कौन पैरेलल। सबसे पहले ये R3 और R4 सीरीज़ में दिख रहा है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लीजिए ऐड करके, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब ये जो 10 है और ये जो 10 है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ये आपको पहचान में आना चाहिए, ठीक है। तो ये 10 ओम और इन दोनों का 10 ओम, दोनों पैरेलल में है, तो उन दोनों का इक्विवेलेंट निकालिए। तो कितना आ जाएगा, 1/10 + 1/10 मतलब 2/10 मतलब 1/5, 1/R = आ रहा है, तो R = आ जाएगा 5। तो ये 10 और ये 10 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 5, ठीक है। अब वो ये 5 और ये 7 क्या है, सीरीज़ में है, समझ रहे हैं। ये पूरा जो मिल के आया है 5, तो 7 और 5 टोटल हो गया 12, टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है यहाँ पे 12, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख के आप समझाएंगे कि R3 R4 सीरीज़ में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला हमने 10, ठीक है। फिर और इस 10 को हमने नाम दे दिया R5 यहाँ पे, ठीक है। अब ये R5 और ये R2 क्या में है, पैरेलल में है, तो यहाँ पे इन दोनों का निकाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको बोलेंगे R6, आया 1/5, मतलब R6 आया 5, ठीक है। अब ये R6 और R1 सीरीज़ में है फिर से, तो R हम यहाँ पे निकाल लेंगे इक्विवेलेंट, ठीक है, वो आ जाएगा 12 ओम। फिर तो एक आंसर तो हो गया यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस। फिर इसमें पूछा है टोटल करंट भी बताइए, तो आप ये ओम्स लॉ लगा दीजिए, V = IR, V पता है, R पता है,
आई निकल जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। थ्योरी का क्वेश्चन है ये, लिखा है कि गैस ए फाउंड इन अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज अ डेडली पॉइजन। अपर लेयर पे कौन सा गैस हमारे सिलेबस में हमने पढ़ा है? ओजोन। ठीक है, इतना से समझ में आ गया। बट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। द अमाउंट ऑफ दिस गैस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग शार्पली इन द 1980s। ठीक है, आइडेंटिफाई गैस ए, तो ओजोन है ये। हाउ इज इट फॉर्म्ड एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, तो कैसे फॉर्म होता है ये? तो ये हमने डिटेल में पढ़ रखा है कि कैसे फॉर्म होता है। ये रहा, ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज प्रोड्यूस्ड इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये ऑक्सीजन को यूवी रेज मिलता है तो ये टूट जाता है OO में, फिर एक और फ्री ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर O3 देता है। ये पूरा डिटेल में आपको लिख देना है ये सब। ठीक है, फिर आगे देखें, इसी में पूछा है वाई इज इट इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ओजोन का रोल क्या है? तो यहाँ पे लिखा है कि इट शील्ड्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल इट इज नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। तो ऐसे हमें प्रोटेक्ट करता है ये। ठीक है, यूवी रेज को ब्लॉक करके। फिर स्टेट द कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ गैस। ये गैस क्यों खत्म हो रहा है? तो इसका रीज़न यहाँ पे दिया है कि डिक्रीज हैज़ बीन लिंक टू द सिंथेटिक केमिकल्स, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम यूज़ करते हैं जो कि रेफ्रिजरेंट और फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। ये केमिकल इस गैस को डिप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लिख देंगे। इनका आंसर स्कीम में भी ये सब दिया गया है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। चलिए आगे मूव करें। अब आता है सेक्शन सी। यहाँ पे हमें 2 केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये रहा, दिस सेक्शन हैज़ 2 केस बेस्ड क्वेश्चन 14-15 और हर एक केस में 3 शब्द क्वेश्चन है। ये रहा ABC। क्वेश्चन A और B जो है दोनों में ही कंपलसरी है, लेकिन जो C है उसमें इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया गया है। C के लिए आप चाहे तो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये कर सकते हैं। A और B तो आपको अटैम्प्ट करना ही है। ठीक है, चलिए तो ये भी उसी के ऊपर क्वेश्चन है, मेंडल्स लॉ के ऊपर। एक बार पढ़ के ट्राई करते हैं। साहिल परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ जीन्स। ठीक है, ही क्रॉस्ड tall tea plants TT with short tea plants small t and obtained all tall plants in F1 generation, जो कि होना ही था। ठीक है, what will be the set of genes present in F1 generation। F1 में कैसा जीन होगा? तो देखिए ये पेरेंट है, यहाँ से गैमेट निकलेगा तो क्या निकलेगा? कोई एक टी निकलेगा। यहाँ से गैमेट निकालेंगे तो एक छोटा टी निकलेगा। और अगर किसी को छोटा सा भी दिक्कत आ रहा है इसमें ये सब समझने में, तो उनको हम रेकमेंड करेंगे कि इस चैप्टर का वीडियो देख लीजिए जो हम पढ़ा रखे हैं। ठीक है, हम आई बटन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे जाके इस चैप्टर को डिटेल में देख सकते हैं, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो गैमेट निकला, इन दोनों को क्रॉस करना है। अब तो एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे, ये गैमेट को यहाँ लिखिए, इस गैमेट को यहाँ लिखिए। ठीक है, तो कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा? कैपिटल T स्मॉल t। तो यही पूछा है कि कैसा सेट ऑफ जीन्स होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, क्वेश्चन नंबर B में पूछा गया कि गिव रीजन वाई ओनली टॉल प्लांट्स आर ऑब्जर्व्ड इन F1 प्रोजेनी। F1 में क्यों टॉल प्लांट ही देखने को मिला? F1 में जीन कैसा था? कैपिटल T स्मॉल t। तो ये टॉल क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है ये जो कैपिटल T है ये डोमिनेंट ट्राइट है और स्मॉल t जो है वो रिसेसिव ट्राइट है। तो सिर्फ डोमिनेंट ट्राइट ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ये आप आंसर लिख देंगे यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर C में पूछा गया है कि व्हेन F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। F1 में क्या मिला था? कैपिटल T स्मॉल t, इसको सेल्फ पॉलिनेट कराया गया। ठीक है, तो क्या मिलेगा सेल्फ पॉलिनेट जब कराएंगे? तो जरा ट्राई करते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। गैमेट्स निकालिए, तो गैमेट्स क्या तो कैपिटल T निकलेगा, नहीं तो स्मॉल t निकलेगा। सिमिलर केस यहाँ पे भी। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो रहा है वो निकाल लेते हैं। कैपिटल T स्मॉल t और ये कैपिटल T स्मॉल t यहाँ पे। ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन बताइए, तो ये होगा कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। यहाँ पे अगर आपसे कोई फेनोटाइप पूछे, मतलब कौन सा फेनोमेनन आपको देखने को मिल रहा है, तो टॉल प्लांट, टॉल प्लांट, टॉल प्लांट, 3 टॉल प्लांट मिल रहा है और एक शॉर्ट प्लांट मिल रहा है। ये दोनों ही स्मॉल t है तो ये शॉर्ट प्लांट होगा फेनोटाइप। ठीक है, और अगर आपको इससे कोई जेनोटाइप पूछे यहाँ पे, तो जेनोटाइप क्या होगा? मतलब जीन का जो सेट है उस हिसाब से रेशियो बताइए। तो 2 कैपिटल T एक ही है तो 1 हो गया। यहाँ पे 1 कैपिटल T स्मॉल t, 1 कैपिटल T स्मॉल t, ये 2 है तो ये 2 हो गया। और 2 स्मॉल t 1, एक ही है। तो 1:2:1 ये जेनोटाइप होता है और 3:1 ये फेनोटाइप है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पे एक ही कैरेक्टर को हम लोग देख रहे हैं तो इसलिए इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो जो भी है आगे अब देखें, जब F1 प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट किया जाता है, अ टोटल ऑफ 800 प्लांट्स वर प्रोड्यूस। टोटल 800 प्लांट हुए। हमें यहाँ पे जो रेशियो मिला था वो मिला था 3:1। ठीक है, फेनोटाइप का।
हाउ मैनी ऑफ दिस वुड बी टॉल, मीडियम हाइट और शॉर्ट प्लांट्स, इसमें से कितने टॉल होंगे ये 800 में से। तो हमें पता है ये 3 टॉल होते हैं, तो आउट ऑफ कितना 4, और टोटल कितना है 800। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 600 प्लांट टॉल होंगे, और 800 में से 600 टॉल है तो 200 शॉर्ट होंगे। वो 200 आप ऐसे भी निकाल सकते थे 1/4 × 800, ऐसे भी आता 200, ठीक है। तो टॉल प्लांट 600, मीडियम हाइट तो कोई देखने को नहीं मिला, ये 0 हो जाएगा, शॉर्ट प्लांट्स 200। गिव द जेनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन, F2 का जेनोटाइप क्या होगा, अभी हमने निकाला था जेनोटाइप 1:2:1, ठीक है। इसका डिटेल सॉल्यूशन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये है पेरेंट्स, ये है गैमेट्स, यहाँ पे निकला F1 में हमें ऐसा मिला, फिर F1 को ही सेल्फ पॉलिनेट कराया गया, तो ये रहा। यहाँ पे टॉल शॉर्ट इतना है, टोटल 4, फेनोटाइप इतना, जेनोटाइप इतना। टॉल प्लांट्स का नंबर पूछ रहा है तो 600, शॉर्ट प्लांट्स का 200, मीडियम 0। समझे, ये सी का आंसर है पूरा। अब सी में ही एक चॉइस दिया गया है, पूछा गया है कि व्हेन F1 प्लांट्स वर क्रॉस पॉलिनेटेड विद प्लांट्स हैविंग TT जीन्स। F1 में क्या है, कैपिटल T स्मॉल t, और एक दूसरा प्लांट लिया गया स्मॉल t स्मॉल c, अब इसके साथ क्रॉस कराया गया, ठीक है। तब क्या क्या केस होगा बताइए, तब टॉल मीडियम और शॉर्ट प्लांट कितने होंगे वो बताइए। तो फिर से हमें करना होगा, यहाँ पे गैमेट्स निकालिए, कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ पे गैमेट्स निकलेगा स्मॉल t, फिर दोनों को क्रॉस कराना है, कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ पे स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ पे स्मॉल t। फेनोटाइप बताइए क्या होगा फेनोमेनन के बेसिस पे, तो टॉल प्लांट 2 है, शॉर्ट प्लांट भी 2 है, तो रेशियो हो जाएगा 1:1 सिंप्लीफाई करने के बाद। कोई आपसे जेनोटाइप पूछे, जेनोटाइप बताइए कितना होगा, तो आप बोलेंगे कैपिटल T स्मॉल t 2 है, फिर स्मॉल t वो भी 2 है, 2:2, ये भी 1:1, ठीक है। तो यहाँ पे जेनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही 1:1 है, ठीक है। तो हाउ मेनी ऑफ दिस टॉल मीडियम शॉर्ट, चलिए निकालते हैं। रेशियो क्या मिला था हमें 1:1। टॉल प्लांट कितने हैं 1 आउट ऑफ टोटल 2 इंटू टोटल प्लांट्स कितने हैं 800, तो 400 हो गए टॉल प्लांट, और बचे हुए जो बाकी 400 है वो है शॉर्ट प्लांट। आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते थे 1/2 × 800, ये भी आता 400, ठीक है। गिव द जेनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन, इसका जेनोटाइप हमें क्या मिल रहा है 1:1, ठीक है। तो इसका डिटेल सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। गैमेट्स निकाला हमने, यहाँ पे क्रॉस करवा दिया, जेनोटाइप फेनोटाइप सब इतना ही है, ये रहा, समझ में आ ही जाएगा, टोटल कैलकुलेशन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको इससे काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15, लास्ट क्वेश्चन है ये। लिखा है कि अंसारी सर वॉज डेमोन्स्ट्रेटिंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज क्लास विद द सेटअप एज शोन इन द फिगर बिलो। ऐसा करके कुछ शो कर रहे हैं। यहाँ पे हमें मैग्नेट दिख रहा है, स्प्रिंग दिख रहा है, यहाँ पे स्टेशनरी कॉइल दिख रहा है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। समझ में आ गया आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये। लिखा है कि अब मैग्नेट इज अटैच टू अ स्प्रिंग, ठीक है, मैग्नेट को स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है। द मैग्नेट कैन गो इन एंड आउट ऑफ द स्टेशनरी कॉइल, ये मैग्नेट ऊपर नीचे हो सकता है, और ये कॉइल यहाँ पे फिक्स है, ये हिलता नहीं है, ठीक है। ही लिफ्टेड द मैग्नेट एंड रिलीज इट टू मेक इट ऑसिलेट थ्रू द कॉइल। तो सर क्या करते हैं, मैग्नेट को उठाते हैं और फिर छोड़ देते हैं ताकि मैग्नेट ऐसे अप डाउन होते रहे, ठीक है। बेस्ड ऑन योर ये तो हो गया। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेनोमेनन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप जितना समझे उसके बेसिस पे क्या आंसर कीजिए कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल विच अंसारी सर इज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट। कौन सा प्रिंसिपल ये शो कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जब मैग्नेट है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है इस कॉइल के थ्रू, तो इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, जिस वजह से ये गैल्वेनोमीटर थोड़ा डेविएट होता है, इसका सुई हिलता है। तो इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया कि व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग थ्रू द कॉइल। क्या देखने को मिलेगा आपको, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे करंट इज इंड्यूस्ड, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया कि एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड दिस ऑब्जर्वेशन, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों करंट यहाँ पे इंड्यूस हो गया, प्रोड्यूस हो गया। तो आपको लिखना पड़ेगा चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल जनरेट्स इंड्यूस करंट। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से ही इंड्यूस करंट जनरेट हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। इसमें लिखा है कि कंसीडर द सिचुएशन व्हेन द मैग्नेट गोज इन एंड आउट ऑफ द कॉइल। ऐसा सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि मैग्नेट लगातार कॉइल के अंदर बाहर ऐसे जा आ रहा है, ठीक है। स्टेट टू चेंजेस विच कुड बी मेड टू इंक्रीज द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो हमें पता है जैसे जैसे मैग्नेट मूव करेगा ये सुई भी ऐसे ऐसे हिलते रहेगा।
तो अगर आपको ये सुई को ज़्यादा हिलाना है, ज़्यादा डिफ्लेक्ट करना है, तो आप क्या चेंजेस करेंगे? तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए आप 2 चेंजेस कर सकते हैं। नंबर 1, आप क्या तो यहाँ पे मैग्नेट जो है वो स्ट्रॉन्ग ले लीजिए, या फिर इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी काम करेंगे तो आप यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा पाएंगे, मतलब करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। समझ गए इसका आंसर? अब इसका एक ऑप्शन भी दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं कि इज़ देयर एनी डिफरेंस इन द ऑब्जर्वेशन इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन द मैग्नेट स्विंग्स इन एंड देन आउट ऑफ द स्टेशनरी कॉइल? जस्टिफाई योर आंसर। जब मैग्नेट अंदर आता है तब सुई में जो डिफ्लेक्शन है, और जब मैग्नेट यहाँ से बाहर जाता है तब सुई में जो डिफ्लेक्शन है, उसमें कोई डिफरेंस होगा क्या? तो बिल्कुल होगा। जब मैग्नेट अंदर आ रहा है फॉर एग्जांपल, तब मान लीजिए ये सुई लेफ्ट के साइड, लेफ्ट किस तरफ है? उस तरफ है। तो मान लीजिए जब मैग्नेट ये अंदर आता है तो ये सुई लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन जब ये सुई बाहर जा रहा होगा तो ये सुई जो है ऑपोजिट डायरेक्शन यानी राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा तब। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न यही है कि इट इज़ ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द कॉइल एज द मैग्नेट मूव्स इन एंड आउट। जब मैग्नेट इन और आउट हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, जिस वजह से डिफ्लेक्शन भी चेंज होता है। ठीक है, तो बस यही था इसका आंसर्स। आप इसका डिटेल आंसर यहाँ पे भी देख सकते हैं, सीबीएसई ने जो मार्किंग स्कीम में रिलीज़ किया है। तो उम्मीद करते हैं आपने ये टोटल 15 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया है। अगर आपको इस पेपर को डाउनलोड करना है, क्वेश्चन पेपर को भी और मार्किंग स्कीम को भी, आंसर को भी, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे जाके इस पूरे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये 15 क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा। तो इतना ही है फिर इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं आप, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी सारे कंटेंट है क्लास 10 से रिलेटेड, आप उनको देखिए, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।